हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज क्लास 10 के लिए लेके आ गए हैं विद्युत धारा। ठीक है ना, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा बहती कैसे है, किसके द्वारा धारा बहती है, पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं। वो है क्या? वो होता है बेटा आवेश। क्या होता है? वो होता है आपका आवेश। ठीक, आवेश है क्या? आवेश किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का एक गुण होता है जो अपने आसपास की चीज़ों को या अपने आसपास की दूसरे वस्तुओं को या तो अपनी तरफ खींचता है या तो अपने से दूर हटाता है, अपने से दूर हटाता है। ठीक है ना, यानी आवेश किसी वस्तु का एक गुण है या वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने आसपास उपस्थित दूसरे वस्तुओं को या तो अपनी ओर आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है। ठीक है ना, तो परिभाषा लिख लेते हैं। आवेश जो है, आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसके द्वारा पदार्थ अपने आसपास के दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने आसपास की दूसरे वस्तु या पदार्थ को आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। इसे Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है बेटा? यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या है बेटा? धनात्मक आवेश है। ठीक, धनात्मक आवेश यानी आवेश दो प्रकार के हो गए। पहला धनात्मक आवेश है और दूसरा का क्या है? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। ठीक, ऋणात्मक आवेश यानी धनात्मक आवेश को प्रोटॉन भी कहते हैं और ऋणात्मक आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, लिख सकते हैं आप प्रोटॉन। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? प्रोटॉन कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऊपर बाल लगाते हैं। चलिए, अब धनात्मक आवेश पे इस आवेश का मान कितना होता है, आवेश का मान कितना है वो देख लेते हैं। धनात्मक या ऋणात्मक आवेश पर का मान, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का आंकिक मान, बराबर होता है किंतु
प्रकृति में विपरीत होते हैं, किंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं, विपरीत, ठीक, विपरीत होते हैं। जैसे धनात्मक आवेश पे है तो धनात्मक आवेश पे मान कितना होता है, यानी धनात्मक आवेश का मान हम यहाँ लिखते हैं तो ये धनात्मक आवेश का मान, चलिए ऐसे लिख देते हैं, धनात्मक आवेश का मान बराबर कितना होता है, +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। कूलाम जो है आवेश मापने का मात्रक है और ऋणात्मक आवेश का मान क्या होता है, ठीक, ऋणात्मक आवेश ना, ऋणात्मक आवेश का मान ये बराबर होता है, प्रकृति में आपने विपरीत लिखा है, इलेक्ट्रॉन है इस नाते सेम वैल्यू होती है, सेम मान होता है, लेकिन चिन्ह जो है इसका धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है। सी फॉर कूलाम है, सी फॉर क्या है, कूलाम है, ठीक है ना। तो अब ये आवेश दो प्रकार के हो गए, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश पे ये मान होता है, ऋणात्मक आवेश पे ये मान होता है, ठीक है ना। आवेश का मात्रक जो है, यहाँ लिख लेते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है, ठीक। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से दिखाते हैं, ठीक, इसे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। चलिए अब ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अपने आसपास के दूसरे पदार्थ को या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यह दो प्रकार का होगा, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को प्रोटॉन कहते हैं, ऋणात्मक आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सबकी वैल्यू भी लिख दिया गया है कि सबका मान कितना होता है, धनात्मक आवेश पे मान कितना होता है, ऋणात्मक आवेश का मान होता है, सी लगा है, सी पर कूलाम होता है। यहाँ लिख दिया गया है आवेश का मात्रक कूलाम है, इसे सी से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, जैसे हम बाल में कंघी करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बाल में जब बेटा हम कंघी करते हैं तो बाल कभी जब सूखा होता है, ऑयल नहीं लगा होता है, तो क्या होता है, बाल जो है या कंघी बाल को पकड़ने लगती है, बाल जो है कंघी की तरफ उड़ने लगता है। या हम कभी कपड़े पहने रहते हैं बहुत देर तक तो निकालते हैं तो शरीर पे जो बाल होता है वो क्या होता है, कपड़े के साथ चरचराहट की आवाज़ आती है और चिपकने लगता है ना। तो घिसने से, ये चार्ज घिसने से उत्पन्न होते हैं, आवेश जो है एक दूसरे पर घिसने से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ घिसने वाली बात अभी आप 12th में पढ़ेंगे, ये सिर्फ जानिए कि आवेश है क्या, ये गुण है जिसके कारण अब ये आवेश जो है जैसे बहना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, तो उसके पीछे पीछे हमको धारा मिलने लगेगी, ठीक है ना। अब बात आ जाती है धारा की, विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा ये क्या है बेटा, विद्युत धारा ना, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा परिभाषित करते हैं कि आवेश किसी चालक में, किसी चालक, चालक का मतलब जिसमें धारा बह सकती है ना, किसी चालक में आवेश, इसी नाते आवेश बताइए, आवेश बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि धारा की परिभाषा में वो आ जाता है तो आपके दिमाग में बना होता है कि आवेश है क्या, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से, छोटे आई या बड़े आई से
दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, धारा I बराबर धारा विद्युत धारा यानी धारा I, ठीक है ना, धारा I बराबर Q अपान T, जहाँ Q क्या है, आवेश है। यहाँ आपने लिखा है कि आवेश को जो है Q से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक में T समय तक अगर Q धारा किसी चालक में T टाइम तक या T समय तक Q आवेश बहता है तो उसमें बहने वाली धारा I होगी। ठीक है ना। अब यहाँ बेटा ऐसा है कि अब धारा I यानी विद्युत धारा I बराबर Q अपान T है, Q बटे T। Q क्या है, आवेश है, या आप ऐसे लिख सकते हैं आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। ठीक, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ के बाद यहाँ देख लेते हैं हम लोग विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक अगर यहाँ से देखें तो आवेश का मात्रक कूलाम ना, समय का मात्रक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, या क्या लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं बेटा, एम्पियर, एम्पियर। ठीक, इसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। ये SI मात्रक है, धारा का कामा धारा का SI मात्रक है। ठीक, अर्थात 1 एम्पियर क्या लिखा जा सकता है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड ना, बटे 1 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा कि 1 कूलाम प्रति सेकेंड। यस लिख दें हम तो 1 कूलाम कर लेते हैं, 1 कूलाम प्रति सेकेंड ना, प्रति सेकेंड बराबर कितने का होगा, 1 एम्पियर के। यानी किसी चालक में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है ना, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो इसके मात्रा को क्या मतलब तब उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है ना। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा क्या होगी बेटा, 1 कूलाम होगी। ठीक है ना, कितना होगी, 1 कूलाम होगी। ठीक, चलिए अब ये आ गया। तो अगर हम कहें कि ये Q इज इक्वल टू Q अपान T, ठीक, यहाँ से आपको अगर ये कहा जाए कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन बह जाता है ना, तो ये देखा जाए कि 1 एम्पियर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, 1 एम्पियर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यहाँ कंडीशन ये होगा कि 1 एम्पियर को अगर हम ऐसे लिखें, अभी कहीं लिखे हैं कि एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। तो 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलाम का मात्रक कितना होता है। वहाँ कंडीशन 1 एम्पियर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों 1 एम्पियर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। ठीक,
तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कंडीशन ये है कि यहाँ आ जाएगा प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। यहाँ पे तो आप लिखेंगे 1 एम्पियर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, कितना हो जाता है, यानी 1/1.6 गुणे 10 घाते -19 बराबर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन बह जाएंगे। ठीक है ना, ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन बह जाते हैं। ठीक है ना, 1 एम्पियर में बहने वाले 1 एम्पियर में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 625। या ये कहा जाए कि किसी चालक में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाले कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो बेटा इतना हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गई धारा की बात। अब धारा बह रही है, जब धारा बह रही है तो धारा बहने के बाद क्या होगा, आपको धारा चलने में, विद्युत धारा किसी चालक में चलने में अवरोध उत्पन्न होता है, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध है क्या वो जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि एम्पियर जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो धारा मिल रही है, धारा के द्वारा जाने। अब उसके बाद ये होगा कि धारा बहेगी क्यों, विद्युत धारा किसी चालक में एक स्थान से, एक इंड से दूसरे इंड जाएगी कैसे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। जैसे ये कोई चालक तार है तो यहाँ से यहाँ क्यों आएगी, उसका भी रीज़न है। अब उसका भी कारण है, उसके लिए आप पढ़ते हैं विभव। क्या पढ़ते हैं आप, विभव पढ़ते हैं, जिसको आप बोलते हैं पोटेंशियल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल कहते हैं। इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। विभव क्या बेटा, यहाँ सिर्फ आपको परिभाषा जाननी है। तो ये होता है कि किसी भी परीक्षण आवेश को, क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश के परिमाण के परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विभव कहते हैं या वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से दिखाते हैं। ठीक, अर्थात ठीक, अर्थात क्या बेटा, अर्थात आप ये लिख सकते हैं कि किसी चालक में बहने वाली धारा, आवेश, परीक्षण आवेश जो है वो Q है। Q को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में, तो ये विभव V इक्वल टू होता है W/Q। Q जहाँ परीक्षण आवेश है, ठीक, यानी विद्युत विभव बराबर कार्य बटे क्या होता है, आवेश। ठीक, कार्य बटे आवेश।
ये है विद्युत विभव V इक्वल टू, जो ये शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं ऐसे, V इक्वल टू W/Q के द्वारा, ठीक है ना। अब बात ये होती है बेटा कि वैद्युत विभव ये आ गया आपका, इसका मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है ना, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक अभी आपने देखा कि कूलाम होता है ना, क्या होता है, कूलाम, बड़ा छोटा हो गया, कूलाम होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ या तो इसको कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक, आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम, ठीक। यहाँ कंडीशन ये बेटा कि यहाँ जूल प्रति कूलाम, या दोनों को मिला करके क्या लिखते हैं हम, बोल्ट, क्या लिखेंगे, बोल्ट, बोल्ट, इसको भी V से दिखाते हैं। बोल्ट जो है, बोल्ट ये SI मात्रक है, लिखेंगे SI मात्रक बोल्ट होता है। SI मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा विभव, वैद्युत विभव के बाद, सॉरी विद्युत विभव के बाद क्या है, विभवांतर, यानी विद्युत विभवांतर क्या है, क्या देखेंगे बेटा, विभवांतर, ठीक, विद्युत विभवांतर, इसको भी V से ही डिनोट करते हैं। ये है क्या बेटा, ये जान लेते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सबसे छोटी परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं के विभव, किन्हीं, आपने लिखा किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी V से दिखाते हैं, ठीक, इसे भी V से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन है, आपने लिखा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या कर लीजिए कि किसी चालक तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर वही फार्मूला होता है जो विभव का होता है, ठीक। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, ठीक। अब कार्य बटे आवेश का मतलब यहाँ पे W/ क्या होगा, Q होगा, मात्रक वही होगा जो विभव का था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अंतर ये है कि जैसे अगर हम ये लिखें कि V = W/Q, ठीक है ना, तो वहाँ इसको अगर नोटेशंस में लिखें, संकेत में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि V = W/Q, मात्रक वही है, क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक होगा वोल्ट ना, क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसको भी V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसको भी V से ही प्रदर्शित करते हैं।
बात आ गई, ये हो गया विभवांतर का। यहाँ आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है क्या, कि कार्य बताने के लिए। क्या पूछा जाता है, कार्य बताने के लिए। जैसे ये होगा कि 10 कूलाम का आवेश, अगर हम इस पे न्यूमेरिकल लेके आ जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा बेटा कि यदि किसी विद्युत स्रोत से किसी विद्युत स्रोत से 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश किसी विद्युत, यदि किसी विद्युत स्रोत से 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश, देखिए क्वेश्चन बन नहीं पा रहा भाई, किसी विद्युत स्रोत से ऐसे बना देते हैं, देखिए यदि 220 वोल्ट 220 वोल्ट विभवांतर, यदि 220 वोल्ट विभवांतर के विद्युत स्रोत से 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, प्रवाहित हो रहा हो तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हो रहा हो तो स्रोत द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ हल लिखेंगे हम या सॉल्यूशंस लिखेंगे बेटा ना। हल लिखेंगे तो पहले नोट किया जाता है न्यूमेरिकल लगाते समय, फिजिक्स में दिया है। दिया है का मतलब कि 220 वोल्ट V विभवांतर दे दिया है, कितना 220 वोल्ट ना, और Q का मान कितना दे दिया है 10 कूलाम। यहाँ Q का मान है, पूछ रहा है आपसे किया गया कार्य W। ठीक, तो लिखेंगे हम, चूंकि जानते हैं V = W/Q, तो यहाँ से हम W निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा V × Q, यानी यहाँ हो जाएगा 220 वोल्ट गुणे 10, यानी हो जाएगा 2200 जूल। ठीक, इतना काम होगा 2200 जूल, 1 0 और बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, इतना कार्य उस स्रोत द्वारा किया जाएगा। ठीक, इतना कार्य उस स्रोत द्वारा किया जाएगा। अब आप I जान गए और V जान गए, यानी धारा जान लिया आपने और विद्युत विभवांतर जान लिया। तो I और V में एक संबंध स्थापित किया किसने, ओम साहब ने। ओम एक साइंटिस्ट है, एक फिजिशियन है, जिन्होंने V यानी V और I में यानी विभवांतर और बहने वाला विभवांतर के कारण उसमें धारा में एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को हम ओम का नियम कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ठीक, क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम पढ़ेंगे तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं ना। चलिए आ जाते हैं ओम के नियम पे। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम है ओम्स लॉ। ठीक, ये इन्होंने V और I
यानी किसी परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया। इन्होंने कहा कि किसी परिपथ में यानी किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक तार में बहने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V। तो परिभाषित कर देंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर ठीक है ना, इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है जब उनकी भौतिक अवस्थाएं, जब चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या है? ताप है, दाब है, ठीक है ना, ताप दाब, ठीक। इसी में परिवर्तन बहने के कारण होता है धारा की। बाकी लंबाई मोटाई तो आप देख करके अंतर पड़ जाएगा कि इसकी लंबाई बढ़ा दी गई या मोटाई बढ़ा दी गई, ठीक है ना। तो वहाँ भौतिक अवस्थाएं ताप एवं दाब में तब ये कंडीशन फॉलो होगा जब चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। यानी किसी चालक में बहने वाला धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के अनुपाती होता है तब जब चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी न तो उसका ताप बदले न तो उसका दाब बदले, ठीक है ना। अर्थात क्या लिखा जा सकता है? अर्थात B अनुक्रमानुपाती I लिखा जा सकता है, ठीक है। B अनुक्रमानुपाती I लिखा जा सकता है। अब B अनुक्रमानुपाती, यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक पुट करते हैं R, ठीक, IR, ठीक, जहाँ R एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? V/I, ठीक है ना। प्रतिरोध R बराबर क्या हो गया? ये एक नियतांक है, यानी V/ ये बदलेगा नहीं। अगर ये नहीं बदलता है इसका मतलब ये भी लिखा जा सकता है कि इसके बराबर क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक। यानी R बराबर V/I इक्वल टू नियतांक होता है। यही ओम का नियम है, ठीक है, यही ओम का नियम है बेटा, ठीक। V प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इनमें ग्राफ खींचते हैं V और I के बीच तो क्या होगा?
अगर ग्राफ खींचते हैं, जैसे इधर V है, इधर I है, ठीक है ना, तो इनके बीच अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो V और I कैसे बदल रहा है। यहाँ विभवांतर है इस साइड और इधर आपका I है, ऐसे ले रहे हैं, तो इनमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है ऐसे कि ये R क्या है, R बराबर क्या है, नियतांक है, ठीक, R क्या है, नियतांक है। तो इस तरह का V और I में ग्राफ खींचा जा सकता है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ती जाएगी उसी रेशियो में, ठीक, यही ओम का नियम है, ठीक। और इसके बाद आ जाता है, अब हम लोग V जान लिए, यानी विभव, विभवांतर, धारा जान लिए। अब यहाँ एक शब्द आ गया प्रतिरोध, तो हम लोग प्रतिरोध के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा, प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध है क्या ना। एक लाइन देख लेते हैं कि प्रतिरोध है क्या यहाँ पे, ठीक, प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध की बात आई तो प्रतिरोध देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, यानी किसी चालक में धारा बहने में जो अवरोध होता है वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। किसी चालक में धारा बहने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, किसी चालक में, ऐसे लिख देते हैं, कौन सी छोटी सी परिभाषा बना दिया, किसी चालक में, किसी चालक में, चलिए किसी चालक में धारा बहने में जो अवरोध यहाँ लिख दें, जो अवरोध उत्पन्न होता है, किसी चालक में धारा बहने में जो अवरोध उत्पन्न होता है प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक, प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R, बड़े R से प्रदर्शित करते हैं, बड़े R से दिखाते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि प्रतिरोध वह गुण है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा बहने में रुकावट पैदा करता है। या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अथवा प्रतिरोध किसी पदार्थ का या किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण धारा में अवरोध उत्पन्न हो, जिसके कारण धारा बहने में अवरोध प्राप्त होता है, अवरोध प्राप्त होता है, ठीक। अर्थात प्रतिरोध R बराबर, क्या हो जाएगा बेटा, V/I, ओम के नियम से ये हो गया प्रतिरोध। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक होगा जैसे विभव का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर आपने लिखा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, या क्या लिखते हैं इसको, ओम। क्या लिखते हैं बेटा, ओम, ठीक। इसका सिंबल है ऐसे, ठीक। ये थोड़ा सा पूरा जीरो नहीं होता है,
वो ओम का सिंबल है। अब जहाँ न्यूमेरिकल में आएगा अंकित प्रश्न में ऐसे लिखा रहेगा आर के बगल में, तो आर का वो मतलब मात्रक है, ठीक, ऐसा ही मात्रक है ओम, ठीक, क्योंकि ओम साहब ने बनाया हो जाए इस सिंबल को, इस नाते इसको उन्हीं के नाम पे क्या दिया गया ओम, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फिर इस पे अंक एक प्रश्न लेकर के, ठीक है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू।